मैंने सिंपल अल्फाज में आपको कहा कि मिसाल के तौर पर आपके पास मिसाल के तौर पर पहले मैं 100 एंजाइम को लेता हूँ, ठीक है। 100 एंजाइम मैंने ले लिए हैं, ठीक है। 100 एंजाइम है जिसको मैं ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और इस 100 एंजाइम के लिए आपके पास क्या है, 500 सबस्ट्रेट है, ठीक है, जिसको मैं एस से डिनोट करता हूँ। सो 100 एंजाइम एट अ टाइम 100 सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करके इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगी। सो इस 100 सबस्ट्रेट के रिएक्शन की वजह से जो बाकी 400 सबस्ट्रेट है, तो वो क्या करेंगे, वो इंतज़ार करेंगे इन एंजाइम्स के फ्री होने तक, ठीक है। तो इन सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, मुतासिर हो जाती है, और इसी तरह से फिर ज़्यादा टाइम एंजाइम लेता है सबस्ट्रेट को मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में। अब अगर हम यहाँ पर 100 के बजाय क्या कर ले, 100 के बजाय हम 500 सबस्ट्रेट ले ले और 500 एंजाइम ले ले, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि हर एक एंजाइम जो है वो एक सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा। तो इसी तरह से 500 सबस्ट्रेट 500 एंजाइम के साथ रिएक्शन करके एक ही मिनट में सारे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। इसी तरह से अब अगर हम देखें तो हमारे साथ जो रिएक्शन की जो रफ्तार है वो तेज़ हो गई है। 1 मिनट में 500 एंजाइम ने 500 सबस्ट्रेट को कब क्या कर लिया, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर लिया। तो मतलब ये है कि एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाने की वजह से हमारे साथ जो रिएक्शन रेट है वो इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। सो इसी तरह से अगर हम 500 के बजाय 1000 एंजाइम ले और 500 सबस्ट्रेट रखें, तो एंजाइम्स की जो कंसंट्रेशन है वो हमने ज़रूरत से ज़्यादा इंक्रीज़ कर ली। तो इसकी वजह से, इस इंक्रीज़ की वजह से हमारे साथ जो रिएक्शन रेट है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो 500 एंजाइम है वो 500 सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करके उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेती है, और जो एक्स्ट्रा 500 एंजाइम्स होते हैं तो उसके लिए तो हमारे पास यहाँ पर कोई और 500 सबस्ट्रेट मौजूद नहीं है ना। तो इस वजह से इनकी मौजूदगी की वजह से हमारे साथ जो रिएक्शन रेट है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये सिंपल बात है। इस सिंपल बात में आप लोगों को क्या चीज़ समझ में नहीं आई, मुझे ये बताएं। समझ आ गई है, समझ आ गई है। अच्छा जी, वेरी गुड। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। एज अ रिएक्शन प्रोसीड द रेट ऑफ रिएक्शन विल डिक्रीज सेंस द सबस्ट्रेट विल गेट अप यू गेट यूज अप, ठीक है। और इसी तरह से वही बात है जो कि मैंने आपको कही कि जब एंजाइम की कंसंट्रेशन को हम बढ़ाएंगे तो एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम होंगी, तो एक ही टाइम पर सबस्ट्रेट की प्रोडक्ट जो है वो हो जाएंगी, बाकी सबस्ट्रेट नहीं होंगे रिएक्शन के लिए, जिसकी वजह से जो रिएक्शन रेट है वो वापस क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिएक्शन करने के लिए अब सबस्ट्रेट मौजूद नहीं है, तो इस वजह से रिएक्शन की जो रफ्तार है वो कम हो जाएंगी। सो द हाइएस्ट रेट ऑफ रिएक्शन नोन एज द इनिशियल रिएक्शन रेट इज द मैक्सिमम रिएक्शन रेट फॉर एन एंजाइम इज एक्सपेरिमेंशियल या एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन, ठीक है। सो जो हमारे साथ अब अगर आप इस पूरे प्रोसेस में देखें तो सबसे पहला जो हाईएस्ट रिएक्शन रेट था हमारे साथ वो कब था, वो तब था जब हमारे साथ 500 एंजाइम थे, और 500 एंजाइम के लिए हमारे साथ 500 क्या थे, सबस्ट्रेट थे। तो इस टाइम जो था हमारे साथ एंजाइम रिएक्शन रेट क्या था, बहुत ज़्यादा हाई था। जब एंजाइम की कंसंट्रेशन हमने बढ़ा दी या सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हमने बढ़ा दी, तो इसकी वजह से कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से एंजाइम का जो रिएक्शन रेट है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। सही है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सबस्ट्रेट की। अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को सेम रखें, डिक्रीज करें या इंक्रीज करें, तो इससे एंजाइम के फंक्शन पर क्या असर पड़ेगा, इसको अब यहाँ पर हम देखेंगे। सो इंक्रीज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब ये है कि स्टार्ट में जब हम एंजाइम के साथ क्या करते हैं, एंजाइम मिसाल के तौर पर आपके पास 100 एंजाइम है, ठीक है। 100 एंजाइम के लिए आपने क्या कर लिया, आपने 100 एंजाइम
इसको क्या कर लिया 300 सबस्ट्रेट के साथ इसकी रिएक्शन करनी है। तो यहाँ पर एंजाइम 100 है, यहाँ पर 300 है। तो एंजाइम जो है शुरुआत में क्या करेगी, कोशिश करेगी कि वो जल्द से जल्द जो है इन सबस्ट्रेट को जो है इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करे और फिर मज़ीद सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करके उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करे। तो स्टार्ट में हमारे साथ सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है इसको बढ़ाने से हमारे साथ जो रिएक्शन की रेट होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन जो ही हम इस 300 सबस्ट्रेट के बजाय यहाँ पर हम क्या करते हैं 1000 सबस्ट्रेट करते हैं, तो 1000 सबस्ट्रेट करने की वजह से मतलब ये है कि 9 टाइम हमने सबस्ट्रेट की जो तादाद है वो क्या किया 9 गुना हमने बढ़ा दिया। तो 9 गुना बढ़ाने की वजह से यहाँ पर एंजाइम पर प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। प्रेशर बढ़ने की वजह से एंजाइम जो है वो अपनी लिमिट तक जो है एक्टिविटीज़ करेगा। वो जो है 300 सबस्ट्रेट को मिसाल के तौर पर 1 मिनट में कन्वर्ट करती है प्रोडक्ट में, तो 1000 सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करने के लिए इसको फिर क्या लगेगा, इसको फिर तकरीबन 6-7 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन लिमिट से ज़्यादा बढ़ाने की वजह से हमारे साथ जो रिएक्शन रेट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो कंसंट्रेशन की तादाद मतलब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने की वजह से एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो क्या हो गई, मुतासिर हो गई। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि स्टार्ट में हमारे साथ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। दिस इज बिकॉज मोर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल विल बी कोलाइडिंग विद एंजाइम, ज़्यादा मॉलिक्यूल जो है एंजाइम के साथ रिएक्शन कर रहे होते हैं और इसी तरह से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो बन रहे होते हैं। 300 सबस्ट्रेट की जो एग्जांपल अभी मैंने दी थी, अब अगर हम 300 से ज़्यादा कर ले सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, यहाँ पर देखें हाउएवर इसके अलावा after a certain concentration any increase will have no effect on the rate of reaction। अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन 300 के बजाय 1000 कर ले, 500 कर ले, 800 कर ले, तो ये कंसंट्रेशन बढ़ाने की वजह से हमारे साथ एंजाइम का जो रिएक्शन रेट है उस पर फिर असर नहीं पड़ेगा। एंजाइम जो है वो अपनी ही रफ्तार से काम कर रहा होगा, लेकिन कंसंट्रेशन के बढ़ाने की वजह से हमारे साथ एंजाइम की जो रिएक्शन रेट है वो नहीं बढ़ेगी, बल्कि वो उसी तरह से रहेंगी और अपने रफ्तार के मुताबिक जो है वो प्रोडक्ट्स इन सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर रही होंगी, ठीक है। कंसंट्रेशन विल नो लॉन्गर बी द लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। और इसी तरह से कंसंट्रेशन जो है ये हमारे साथ लिमिटिंग फैक्टर फिर नहीं रहेगी। द एंजाइम विल effectively become saturated and will be working at their maximum possible rate, ठीक है। और एंजाइम जो है वो क्या करेगा, अपने ही जो रेट है, अपनी ही आपकी जो आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? इसमें मैंने ये बात की है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के हवाले से, मैंने ये बात की थी अभी कि मिसाल के तौर पर आपके पास क्या है, आपके पास अगर 100 एंजाइम है, ठीक है। 100 एंजाइम के लिए अगर आप 100 सबस्ट्रेट को रखते हैं तो ये एक ही मिनट में क्या करेगी, काम करेंगी। अगर आप 100 सबस्ट्रेट 100 एंजाइम के लिए क्या करते हैं 300 सबस्ट्रेट करते हैं, तो यहाँ पर एंजाइम क्या करेंगे, अपने फंक्शन को बढ़ा देंगे, एक्टिविटी को इंक्रीज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो वो रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे जिसकी वजह से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हमारे साथ बनेंगे। इसी तरह से अगर हम मज़ीद 100 एंजाइम के लिए क्या करें, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को 1000 कर ले, तो यहाँ पर हमने कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कर ली, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ाने की वजह से हमारे साथ एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ नहीं होंगी, बल्कि वो उसी रफ्तार से जो है वो कंटिन्यू रहेगी जिस रफ्तार से पहले काम करती थी। तो यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि कंसंट्रेशन को एक ख़ास लिमिट से बढ़ाने के बाद हमारे साथ एंजाइम की जो एक्टिविटी है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये बात मैंने आप लोगों को इस स्लाइड्स में बताई। तो इसकी समझ किस-किस को आई ये मुझे बताएं अब। सर 300 पे तो ये अपनी इंक्रीज करेंगे ना एंजाइम बिल्कुल जो है? 300 पर इंक्रीज करेंगी, लेकिन 300 से मिसाल के तौर पर अगर 500 कर लेते हैं, 600 कर लेते हैं, 1000 कर लेते हैं, तो एंजाइम
वही रहते हैं लेकिन कंसंट्रेशन बढ़ जाते हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से एंजाइम की एक्टिविटी वही रहेगी, वही रफ्तार होगी, लेकिन कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से मज़ीद एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसमें इंक्रीज़ नहीं आएंगी, बल्कि वो उसी तरह से कंटिन्यू रहेंगी। तो यहाँ पर ये बात बताई गई है, ठीक है, कि एक लिमिट से बढ़ाने के बाद हमारे साथ एंजाइम की जो एक्टिविटी है उस पर कंसंट्रेशन का फिर कोई असर नहीं रहता। सही है। यस सर। अच्छा जी। सो सबस्ट्रेट के हवाले से हम ये बात कर रहे थे, सही है। सो यहाँ पर मज़ीद आगे बढ़ते हैं। The enzyme will effectively become saturated and will working at their maximum possible rate. तो वही बात है कि एंजाइम का जो एक्टिव साइट है, तो एक्टिव साइट के साथ सबस्ट्रेट जो है वो बॉन्डिंग बना लेती है और वो जो है कंटिन्यूसली अपने जो मैक्सिमम पोटेंशियल है उस पर काम कर रही होती है, सबस्ट्रेट को जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रही होती है, लेकिन इसकी एक्टिविटीज़ में कोई चेंजेस नहीं आती, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं एंजाइम्स की कंसंट्रेशन की। स्टार्ट में मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था कि 1000 सबस्ट्रेट को अगर 1000 एंजाइम के लिए अगर आप 500 सबस्ट्रेट को रखें तो वही एग्जांपल यहीं पर अब अप्लाई होगा। कहते हैं कि शुरुआत में अगर आप क्या करते हैं, इंक्रीज एंजाइम कंसंट्रेशन व्हेन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन एज मोर एंजाइम विल बी कोलाइडिंग विद द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। मिसाल के तौर पर आपके पास क्या है, 100 एंजाइम्स है और आप क्या करते हैं, आपके पास 100 एंजाइम है और 100 एंजाइम 100 सबस्ट्रेट के साथ क्या करती है, रिएक्शन करती है। तो मिसाल के तौर पर ये पूरा रिएक्शन जो है मिसाल के तौर पर 2 मिनट में मुकम्मल होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस 100 सबस्ट्रेट के लिए एंजाइम की कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, 100 के बजाय क्या करते हैं, 500 करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ज़्यादा एंजाइम है तो ज़्यादा एंजाइम क्या कर लेते हैं, वो एकदम से 100 सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करके उसको 2 मिनट के बजाय कितने मिनट में कर लेगा, वो जो है 30 सेकंड में इस पूरे रिएक्शन को कर लेता है। तो यहाँ पर आपको ये बात क्लियर हो गई कि इस स्टार्ट में अगर आप एंजाइम की कंसंट्रेशन को थोड़ा बढ़ाते हैं, ठीक है, तो एंजाइम की तादाद को बढ़ाने की वजह से आपके पास जो रिएक्शन की रफ्तार होती है वो क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन करते हैं, उसके साथ रिएक्शन करते हैं और उसको जो है जल्द से जल्द प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अगर हम इसके बरक्स जाएं, ठीक है, मिसाल के तौर पर दिस टू विल ओनली have an effect up to certain concentration where the enzyme concentration is no longer the limiting फैक्टर, ठीक है। कहते हैं कि ये सब कुछ उस वक्त तक रहेगा जब तक हमारे साथ एंजाइम जो है एक ख़ास मकदार में होंगे, ठीक है, सबस्ट्रेट के बनिस्बत। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, एंजाइम की कंसंट्रेशन को मज़ीद क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो एंजाइम की कंसंट्रेशन मज़ीद बढ़ाने की वजह से हमारे साथ एंजाइम की जो एक्टिविटी है उस पर कोई असर नहीं पड़ेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ 100 सबस्ट्रेट है और 500 आपने क्या कर लिए, मिसाल के तौर पर आपने 1000 एंजाइम कर लिए। तो 1000 एंजाइम के होने के बावजूद सबस्ट्रेट के साथ सिर्फ 100 एंजाइम ने क्या करना होता है, रिएक्शन करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1000 सबस्ट्रेट आपने कर लिए, तो 1000 एंजाइम आपने कर लिए, तो 1000 एंजाइम जब 100 सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा तो अपने ही वो मेथड और अपने ही स्पीड से करेगा। सो इसकी वजह से जो है एंजाइम की जो रफ्तार है, स्पीड है, उसमें मज़ीद इजाफा नहीं होगा, बल्कि उसी तरीके से वो क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगी। तो एंजाइम की कंसंट्रेशन जो है कुछ हद तक अगर आप बढ़ाएंगे तो एक्टिविटीज़ में चेंज आएंगी, लेकिन आप अगर लिमिट से ज़्यादा बढ़ाते हैं तो लिमिट से ज़्यादा बढ़ाने की वजह से कोई असर फिर रिएक्शन रेट पर नहीं पड़ेगा। अब आ जाते हैं टेम्परेचर की तरफ। अगर हम टेम्परेचर को जो है कुछ हद तक बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो बढ़ेगी। लेकिन अगर टेम्परेचर अपनी जो ऑप्टिमल लेवल है या जो ऑप्टिमम रेंज है, ठीक है, उससे भी आप बढ़ा दें, मिसाल के तौर पर आपके पास एंजाइम के लिए जो आखिरी लिमिट है टेम्परेचर की वो क्या है, वो 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अगर आप जो है
टेम्परेचर को 40 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस कर ले, ठीक है। तो 45 डिग्री सेल्सियस ये आपके पास अब क्या है, ये आपके पास अब डेंजर टेम्परेचर है। किस चीज़ के लिए? एंजाइम के लिए, क्योंकि इस टेम्परेचर पर एंजाइम का जो शेप है, एंजाइम की जो स्ट्रक्चर है, एंजाइम की जो फंक्शन है, वो डिनेचर होना शुरू हो जाते हैं, वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और एंजाइम की एक्टिविटीज़ बढ़ने के बजाय डिक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हुआ है, जिसकी वजह से एंजाइम का जो शेप है, जो स्ट्रक्चर है, जो फंक्शन है, वो ख़राब हो गए। तो ख़राब होने की वजह से एंजाइम काम करना छोड़ देंगे और इसी तरह से एंजाइम की जो एक्टिविटी है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो क्या हो जाएंगी? वो डिक्रीज़ हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात आपको बताई जा रही है, जो कि अब हम इसको पढ़ेंगे। कहते हैं कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेज इनिशियली द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज बिकॉज इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी। ज़ाहिर बात है, जब स्टार्ट में आप टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो इसकी वजह से एंजाइम की जो रिएक्शन रेट है वो इंक्रीज़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को उसके रेंज से बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, ठीक है, अपने रेंज को क्रॉस कर ले, लिमिट को क्रॉस कर ले, तो लिमिट को क्रॉस करने के बाद हमारे साथ एंजाइम की जो एक्टिविटीज़ है वो बढ़ेगी नहीं, बल्कि एंजाइम की जो बॉन्डिंग है वो आपस में टूटना शुरू हो जाती है, ठीक है। और इसी तरह से जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, एंजाइम का रिएक्शन की जो रफ्तार होती है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, उसके ऑपोजिट काम होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि एंजाइम डिनेचर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। सो एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास एक पॉइंट ये भी आता है कि वो कौन सा टेम्परेचर है, ठीक है, जिसके बढ़ने के बाद जो है एंजाइम के फंक्शन डिक्रीज़ होना शुरू हो जाए। तो 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अगर टेम्परेचर होना शुरू हो जाए तो 40 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस करने के बाद एंजाइम की एक्टिविटीज़ में इंक्रीज़ नहीं आएंगी बल्कि डिक्रीज़ आएंगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेम्परेचर, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिस पर एंजाइम की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ होती है वो 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। 40 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइम की एक्टिविटीज़ क्या होती है? पीक पर होती है, ऑप्टिमम होती है, ऑप्टिमल होती है, ठीक है। लेकिन अगर 40 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर 45 हो जाए, ठीक है, तो एंजाइम डिनेचर होना शुरू हो जाए, 50 हो जाए तो एंजाइम इरिवर्सिबली डिनेचर हो जाता है और फिर वो फंक्शनलेस हो जाता है, फिर वो दोबारा ठीक नहीं होता और एंजाइम की जो एक्टिविटीज़ हैं वो डिक्रीज हो जाती हैं। पीएच की बात करते हैं। पीएच क्या है? ऑलरेडी आप लोगों को मैंने बताया है, जो एसिडिटी बेसिसिटी होती है, ठीक है, उसको हम पीएच कहते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। सो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के बेस पर हमारे साथ क्या होती है? पीएच लेवल जो है ये बनती है। पीएच की जो रेंज है, ठीक है, वो कितनी है? पीएच की जो रेंज है वो 1 से लेकर 14 तक इसकी क्या है? रेंज है। 7 पर ये हमारे साथ न्यूट्रल पीएच लेवल होती है, मतलब न्यूट्रल होती है, ना एसिडिटी होती है ना बेसिडिटी होती है। 7 से अगर नीचे आते हैं, ठीक है, तो जितने नीचे आएंगे हमारे साथ एसिडिटी क्या होगी? बढ़ेंगी। 7 से अगर ऊपर जाएंगे तो जितने 14 के करीब जाएंगे हमारे साथ बेसिसिटी क्या होगी? इंक्रीज होंगी, ठीक है। एनवायरनमेंट क्या होगा? बेसिक होगा। अगर 7 से नीचे आएंगे तो एनवायरनमेंट हमारे साथ क्या होगा? एसिडिक होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों ने याद रखने हैं एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर कहते हैं डिफरेंट एंजाइम्स हैव डिफरेंट ऑप्टिमम पीएच वैल्यू। दिस इज द पीएच वैल्यू एट विच द बॉन्ड विद इन देम are influenced by hydrogen and hydroxyl ion in such a way that the shape of their active site is the most complementary to the shape of their substrate. At the optimum pH the rate of reaction is at optimum, ठीक है। जाहिर बात है, वही बात की गई है कि डिफरेंट pH लेवल होते हैं हमारे साथ डिफरेंट एंजाइम के लिए, जिस पर वो अपने फंक्शंस को मैक्सिमम करते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। और इसी तरह से हर एक एंजाइम के लिए अपना एक ख़ास पीएच लेवल होता है, एसिडिक या बेसिडिक एनवायरनमेंट होता है, जिसमें वो सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से रिएक्शन कर रहा होता है। सो any change in pH above or below the optimum will quickly cause a decrease in the rate of reaction। कि अगर हमारे पास जो ऑप्टिमम pH वैल्यू होती है एंजाइम के लिए, अगर उस ऑप्टिमम pH वैल्यू से हम
डिक्रीज़ कर ले, वैल्यू को डिक्रीज़ कर ले या वैल्यू को इंक्रीज़ कर ले, तो इसकी वजह से हमारे साथ जो रिएक्शन रेट होगी वो क्या हो जाएँगी, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएँगी। और इसी तरह से मोर एंजाइम मॉलिक्यूल विल हैव एक्टिव साइट हुज़ शेप आर नॉट कम्प्लीमेंट्री टू द शेप ऑफ देयर सबस्ट्रेट। सो इस वजह से ज़्यादा एंजाइम फिर हमारे साथ ऐसे आएँगे जिसका शेप जो है वो सबस्ट्रेट के मुताबिक नहीं होगा, और इस वजह से वो फिर सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हमारे साथ फिर प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे। ठीक है, तो पीएच जो है हमारे साथ, पीएच की वजह से भी एंजाइम की जो एक्टिविटीज़ है वो क्या होती है, मुतासिर होती हैं। सो मज़ीद आगे कहते हैं कि स्मॉल चेंजेस इन पीएच अबव और बिलो द optimum do not cause a permanent change to the enzyme since the bond can be reformed। कहते हैं कि अगर pH वैल्यू में हमारे साथ थोड़ी सी डिक्रीज़ आ जाए या थोड़ी सी इंक्रीज़ आ जाए, तो इस डिक्रीज़ या इंक्रीज़ की वजह से एंजाइम का जो शेप होता है तो उसमें परमानेंटली चेंजेस नहीं आती, बल्कि जब pH वैल्यू दोबारा से बहाल होती है तो एंजाइम की फंक्शन जो है वो भी दोबारा से क्या हो जाते हैं, बहाल हो जाते हैं। लेकिन अगर चेंजेस जो है बहुत ज़्यादा आ जाए, पीएच वैल्यू में बहुत ज़्यादा कमी आ जाए या ज़्यादती आ जाए, तो इसकी वजह से एंजाइम जो है वो डीनेचर होना शुरू हो जाता है और वो हमेशा के लिए अपने फंक्शन को लॉस कर लेता है, जो कि दोबारा फिर ठीक नहीं होते। सो एंजाइम इन डिफरेंट लोकेशन हैव डिफरेंट ऑप्टिमम पीएच वैल्यू सेंस देयर एनवायरमेंटल कंडीशन में बी डिफरेंट। सो मुख्तलिफ जगहों पर हमारे साथ जो मुख्तलिफ एंजाइम होते हैं तो उनके मुख्तलिफ पीएच वैल्यू होते हैं, जो कि उस इन्वायरमेंट के मुताबिक क्या करती हैं, परफेक्टली काम करती हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स के बारे में। इनहिबिटर्स के हवाले से अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि इनहिबिटर्स ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एंजाइम्स के फंक्शंस को डिक्रीज़ करते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं, एंजाइम के काम में रुकावट डालने की कोशिश करने वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, इनहिबिटर्स कहते हैं। इनहिबिट मतलब मना करना और रोकना। सो एंजाइम इनहिबिटर्स ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एंजाइम्स के एक्टिविटीज़ को रोकने की कोशिश करते हैं, उसको काम नहीं करने देते, तो इस वजह से इनको एंजाइम्स इनहिबिटर्स कहते हैं। दो तरह के एंजाइम्स इनहिबिटर है, एक इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं, एक रिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं। इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स ये आपके पास वो इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है, जो कि इरिवर्सिबली एंजाइम के साथ बॉन्डिंग बनाती है, कोवेलेंटली बॉन्डिंग बनाती है, जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, और इसी तरह से एंजाइम की जो शेप है उसको परमानेंट तौर पर चेंज करके उसको इनएक्टिव कर लेती है, एंजाइम को क्या कर लेती है, डीएक्टिव कर लेती है। ठीक है, सो वो फिर अपने फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पाती और वो फंक्शनलेस हो जाती है। सो इरिवर्सिबल इनहिबिटर typically bind covalently to the active site or the amino acid residue crucial for enzyme functions, rendering the enzyme permanently inactive unless new enzyme molecule are synthesized। irreversible inhibitor जो होते हैं तो ये एंजाइम के जो एक्टिव साइट या दूसरे जो अमीनो एसिड रेजिड्यू होते हैं तो उनके साथ कोवेलेंटली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाकर उस एक्टिव साइट को ब्लॉक कर लेते हैं। जब उसको ब्लॉक कर लेते हैं तो जाहिर बात है उसके साथ फिर सबस्ट्रेट जो है वो ज्वाइन नहीं हो सकते, बॉन्डिंग नहीं बना सकते, सबस्ट्रेट जो है रिएक्शन नहीं कर सकते, तो इस वजह से ये एंजाइम जो है फिर हमेशा के लिए क्या हो जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं, और फिर उस वक्त तक काम नहीं होता जब तक नए एंजाइम बन ना जाएं और वो अपने काम को दोबारा से बहाल ना कर ले। एग्जाम्पल अगर इन इरिवर्सिबल इनहिबिटर की आप देखें तो एस्पायरिन जो है ये आपके पास इरिवर्सिबल इनहिबिटर की एक बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, इसी तरह से पेनिसिलिन हो गया, ठीक है, ऑर्गेनोफॉस्फेट, पेस्टिसाइड और एलोप्यूरिनोल जो है ये आपके पास क्या है, इरिवर्सिबल इनहिबिटर की एग्जांपल है। समझ आ गई इरिवर्सिबल इनहिबिटर की आप लोगों को? जी। अच्छा जी,
अब बात करते हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर की। देखिए इसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, रिवर्सिबल मतलब जो कि दोबारा से रिवर्स हो जाती है, अपनी पोजीशन में आ सकती हो, तो इस वजह से इसको रिवर्सिबल कहते हैं। इरिवर्सिबल जो कि रिवर्स नहीं हो सकती, दोबारा से वापस नहीं आ सकती, तो इस वजह से उसको इरिवर्सिबल इनहिबिटर कहते हैं। तो रिवर्सिबल इनहिबिटर जो है ये क्या करते हैं, एंजाइम या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ जो है एक टेम्पररी वक्ती तौर पर बॉन्डिंग बनाकर उस एंजाइम को डीएक्टिवेट करती है, ठीक है, जो कि बाद में दोबारा से वो रिवर्सिबल इनहिबिटर जो है उस एंजाइम से हटकर उसको क्या कर लेती है, छोड़ देती है, और इस तरह से एंजाइम दोबारा से क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है और अपने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। तो ऐसे इनहिबिटर जो कि टेम्पररी तौर पर, वक्ती तौर पर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ वीक बॉन्डिंग बनाकर उसको डीएक्टिवेट करते हैं, ठीक है, और फिर वो दोबारा से उससे हटकर जो है वो एंजाइम दोबारा से बहाल होते हैं, तो ऐसे इनहिबिटर्स को हम रिवर्सिबल inhibitors कहते हैं। Reversible inhibitors can be competitive, non-competitive and uncompetitive depending on their binding site relative to the substrate। Reversible inhibitors की फिर आपके पास तीन किस्में हैं, ठीक है, एक competitive reversible inhibitor होता है, एक non-competitive होता है और एक uncompetitive होता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को ये क्लियर होने चाहिए, ठीक है। इनहिबिटर कहते हैं, कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के हवाले से मैंने आपको बताया था कि ये वो इनहिबिटर्स होते हैं जो कि सबस्ट्रेट के साथ एक कंपटीशन में होते हैं, सबस्ट्रेट के साथ जो है इनका एक मुकाबला होता है कि मैंने जो है एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ बॉन्डिंग बनानी है और सबस्ट्रेट कहता है कि मैंने एक्टिव साइट के साथ बॉन्डिंग बनानी है। तो इस तरह से जो इनहिबिटर होते हैं वो एक टेम्पररी तौर के लिए, वक्ती तौर के लिए क्या कर लेते हैं, एंजाइम का जो एक्टिव साइट होता है उसके साथ बॉन्डिंग बना लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एंजाइम कुछ टाइम के लिए क्या करता है, फंक्शन लेस हो जाता है, फंक्शन वो फिर नहीं करता, क्योंकि एक्टिव साइट पर कोई दूसरा सब्सटेंस जो है वो अटैच हुआ होता है, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट जो है वो फिर उसकी ब्रेकडाउन नहीं होती, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। लेकिन कुछ टाइम बाद ये इनहिबिटर जो है एक्टिव साइट से हट जाते हैं और इस तरह से दोबारा सब एंजाइम जो है अपने जो फंक्शन है उसको दोबारा से रिस्टोर कर लेता है। तो इस तरह के जो इनहिबिटर होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। फिर इसके बाद हमारे साथ जो दूसरी किस्म आती है इसको हम नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। मतलब ये है कि ये किसी किस्म की कंपटीशन सबस्ट्रेट के साथ नहीं करता, ठीक है, तो इस वजह से इसको नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि अ नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स इज अ टाइप ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिटर्स दैट बाइंड टू एन एंजाइम एट अ लोकेशन अदर देन द एक्टिव साइट नोन एज एलोस्टेरिक साइट। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में हमारे साथ जो इनहिबिटर होता है तो वो एक्टिव साइट के अलावा एंजाइम के दूसरे जगहों के साथ बॉन्डिंग बना लेता है और एंजाइम के दूसरे पार्ट्स के साथ वो अटैच हो जाता है, और उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, एलोस्टेरिक साइट कहते हैं, जिस पार्ट पर इनहिबिटर जो है वो अटैच हुआ होता है एंजाइम के साथ, तो इस वजह से इसको नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। दिस बॉन्डिंग इंड्यूसेस अ conformational changes in the enzyme which reduces its catalytic activity regardless of whether the substrate is bound or not, ठीक है। अब जब ये इनहिबिटर एंजाइम के साथ अटैच हो जाता है तो इसकी अटैचमेंट की वजह से एंजाइम को जो है एक सिग्नल मिल जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से एंजाइम अपने जो कैटालिटिक एक्टिविटीज़ होती है उसको क्या कर लेता है, रिड्यूस कर लेता है, उसको कम कर लेता है, ठीक है, चाहे सबस्ट्रेट उसके साथ अटैच हो एक्टिव साइट पर या अटैच ना हो। एंजाइम क्या कर लेता है, अपनी जो कैटालिटिक एक्टिविटीज़ है उसको क्या कर लेता है, कम कर लेता है, रिड्यूस कर लेता है। क्यों? क्योंकि इसके जो एलोस्टेरिक साइट होता है उस पर एक इनहिबिटर जो है वो अटैच हुआ होता है, जो कि उनको एक ख़ास सिग्नल के तौर पर रोल प्ले करता है और एंजाइम को एक सिग्नल मिल जाती है कि अब मुझे अपने जो काम है उसको थोड़ा सा कम करना चाहिए। तो इसके बाद एंजाइम जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ को क्या कर लेता है, रिड्यूस कर लेता है। अनलाइक कम्पिटिटिव इनहिबिशन,
increasing the substrate concentration cannot be overcome non-competitive cannot be overcome non-competitive inhibition because the inhibitor does not compete with the substrate for binding to the एक्टिव साइट। कहते हैं कि आप लोगों ने देखा है कि जब कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो है वो जब एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ बॉन्डिंग बनाता है तो एंजाइम का जो एक्टिव साइट होता है वो क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। और फिर सबस्ट्रेट के लिए वहाँ पर बॉन्डिंग बनाना जो है ना मुमकिन हो जाती है, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो है वो टाइम के साथ बढ़ती चली जाती है। लेकिन नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन में इस तरह का कोई सीन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो इनहिबिटर्स होते हैं वो एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाता, बल्कि एक्टिव साइट के अलावा दूसरी जगह जो है एंजाइम पर बॉन्डिंग बना लेता है और सबस्ट्रेट के लिए एक्टिव साइट जो है वो खाली रहता है, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये भी आप लोगों को याद होनी चाहिए, आपके जहन में जो है ये बात बैठनी चाहिए। फिर इसके बाद हमारे साथ जो तीसरी किस्म है, ठीक है, रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की। ये जितने भी हम टाइप पढ़ रहे हैं तो ये आपके पास रिवर्सिबल इनहिबिटर्स के टाइप्स है, ठीक है। रिवर्सिबल इनहिबिटर्स का मैंने आपको कल भी काफ़ी डिटेल के साथ बताया था कि ये इनहिबिटर की वो किस्म है जिसमें जो इनहिबिटर होते हैं वो वक्ती तौर पर एंजाइम के साथ क्या करते हैं, एक वीक बॉन्ड बनाते हैं और एंजाइम की जो एक्टिविटीज़ है उसको रिड्यूस करते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद ये सब्सटेंसेस जो है एंजाइम से हट जाते हैं और फिर से एंजाइम अपने काम को क्या कर लेता है, शुरू कर लेता है। तो इस वजह से इसको रिवर्सिबल इनहिबिटर कहते हैं। इसी तरह से हमारे साथ जो तीसरी किस्म है रिवर्सिबल इनहिबिटर की, इसको हम क्या कहते हैं, uncompetitive inhibitors of enzyme कहते हैं। An uncompetitive inhibitors is a type of reversible inhibitors that bind to the enzyme substrate complex forming enzyme inhibitor substrate ternary complex, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर अब क्या होता है, यहाँ पर ये अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है ये एंजाइम के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाता। जब एंजाइम और सबस्ट्रेट, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट जब एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर लेते हैं तो इससे हमारे साथ बन जाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इससे हमारे साथ बन जाता है, सही है। तो ये अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या करता है, ये अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर इस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पर क्या कर लेता है, हमला कर लेता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ बॉन्डिंग बना लेता है और इसी तरह से इस रिएक्शन को जो है यहाँ पर क्या कर देता है, स्टॉप कर लेता है और इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करने देता। तो यहाँ पर हमारे साथ जो इनहिबिटर होते हैं तो वो सिर्फ एंजाइम पर अटैक नहीं करते, बल्कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पर अटैक करके उसके साथ बॉन्डिंग बनाते हैं और इसी तरह से क्या कर लेते हैं, एंजाइम इनहिबिटर सबस्ट्रेट टर्नरी कॉम्प्लेक्स जो है बना लेते हैं। अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर्स बाइंड ओनली द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। याद रखना है आप लोगों ने, एमसीक्यूज में आ सकता है कि अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पर क्या करते हैं, अटैक करके इसके साथ बॉन्डिंग बनाता है, एंजाइम के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाता, ठीक है। अच्छा जी, this binding stabilizes the complex and often result in a decrease in the rate of product formation। ज़ाहिरी बात है, जब रिएक्शन के दौरान ही आप पर दूसरे सब्सटेंसेस इनहिबिटर अटैक कर लेते हैं तो इनहिबिटर का मतलब ही ये है कि ये क्या करता है, रोकता है, डिक्रीज करता है, मना करता है रिएक्शन कंप्लीट होने को। तो इस वजह से हमारे साथ रिएक्शन जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है और इसी तरह से प्रोडक्ट्स जो है वो हमारे साथ फिर ज़्यादा तेजी के साथ नहीं बनते। अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन इज यूनिक इन दैट इट ओनली अकर व्हेन द सबस्ट्रेट इज बाउंड टू द एंजाइम, ठीक है, एंड द इनहिबिटर कैन ओनली बाइंड टू द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसी वजह से जो अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन है तो ये इस वजह से यूनिक है क्योंकि इसमें जो इनहिबिटर होता है तो वो सिर्फ एंजाइम पर अटैक नहीं करता
लेकिन जब एंजाइम और सबस्ट्रेट की रिएक्शन हो रही होती है, एंजाइम सबस्ट्रेट जो है वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है उसका, तो इस दौरान जो है ये सब्सटेंसेस जो है इस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पर अटैक करके इसको क्या कर लेता है, टेम्पररी तौर पर इसको रोक देता है, इसको स्टॉप कर लेता है, और इस वजह से हमारे साथ फिर रिएक्शन की जो रफ्तार है वो डिक्रीज हो जाती है और प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा मिकदार में नहीं बनते। अच्छा जी, फिर क्या होता है? The binding of an uncompetitive inhibitor does not interfere with the substrate binding to the active site but rather affect the enzyme ability to undergo conformational changes necessary for catalysis or product release। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं तो वो सबस्ट्रेट के एक्टिव साइट पर, एंजाइम का जो एक्टिव साइट है उस पर हमला नहीं करता, सबस्ट्रेट के लिए जगह को ब्लॉक नहीं करता, बल्कि ये तब हमला करता है जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाए। तो इस दौरान जब ये हमला करते हैं तो हमला करने की वजह से हमारे साथ जो एंजाइम होते हैं तो वो फिर अपना जो काम है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते, और इसी तरह से जो एंजाइम ने सबस्ट्रेट के साथ बॉन्डिंग बनाई हुई होती है प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, तो वो प्रोडक्ट्स जो है वो फिर प्रॉपर तरीके से नहीं बनते, और इसी तरह से रिएक्शन का मुकम्मल होने में फिर टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। क्यों? क्योंकि जो इनहिबिटर होते हैं उन्होंने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का जो रिएक्शन प्रोसेस है उसको रोका हुआ होता है। सो इसके नतीजे में क्या होता है, अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन typically reduce both the apparent maximum velocity and the apparent Michaelis constant of the enzyme catalyzed reaction। ठीक है, तो इसके नतीजे में जाहिर बात है रिएक्शन का जो वेलोसिटी होती है, रफ्तार होती है, वो भी डिक्रीज हो जाती है, और इसके साथ साथ जो एंजाइम की ब्रेक डाउन करने का या कैटालिसिस का जो रफ्तार होता है वो भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ओवरऑल जो रिएक्शन है वो फिर बहुत ज़्यादा टाइम में क्या होता है, मुकम्मल होता है। ठीक है, तो ये था हमारे साथ क्या, ये था हमारे साथ अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, ठीक है, ऑफ एंजाइम। तो उम्मीद करता हूँ इसकी समझ भी आप लोगों को आ गई होगी। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये स्लाइड पे अपेरेंट मैकेनिक्स कांस्टेंट, सर ये क्या चीज होती है? ये एंजाइम की जो ब्रेक डाउन करने का जो क्या होता है, ब्रेक डाउन करने की जो एबिलिटी होती है उसको रिप्रेजेंट करती है। मिकेलिस कांस्टेंट ऑफ द एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, मतलब यह है कि एंजाइम के सबस्ट्रेट को जो तोड़ फोड़ करने की जो सलाहियत होती है ना, तो उसके लिए ये कांस्टेंट है, इसको क्या कहते हैं, मिकेलिस कांस्टेंट। ठीक है, के एम से ये रिप्रेजेंट होता है। सो ये जो है ये भी डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से एंजाइम का जो रिएक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है कंप्लीट होने में। सही है? अच्छा जी, तो ये था आपका यूनिट नंबर 6 एंजाइमोलॉजी, जो कि आप लोगों ने आज मुकम्मल कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।